हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है हैदराबाद। मतलब ये जो राज्य स्थापित हुए थे स्वतंत्र राज्य मुगल साम्राज्य में, उसमें एक था हैदराबाद जिसके संस्थापक थे आसफ जहाँ। तो हम उस राज्य का अध्ययन करेंगे। हैदराबाद, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मतलब इन्हें जो पूरा नाम था निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इसने क्या करा, इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। मतलब आसफ जहाँ जो थे, ये मुगल बादशाह जो था फर्रुख शेर, उसके दरबार के ये एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। आसफ जहाँ को क्या करा गया था, सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, उसके बाद इनको दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य में ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। मतलब 1720 और 22 के मध्य में क्या करा, जब ये दक्कन के सूबेदार नियुक्त हुए तो उससे पहले से ही इनके पास राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। और ये इस प्रकार क्या था, वित्तीय और राजनीतिक दोनों तरह के प्रशासन का पूरा नियंत्रण होने के कारण ये प्रभावशाली और ज़्यादा हो गए अपने राज्य में। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। इन्होंने क्या करा, दक्कन में जो उपद्रव हो रहे थे और मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उन दोनों का लाभ उठाया और ये दक्कन क्षेत्र के वास्तविक शासक भी बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। मतलब जो ये अपने कर्मचारियों और सैनिकों को लेकर आया था उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, तो वो नए अवसर पाकर क्या थे, बहुत अधिक प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वे अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। मतलब आसफ जहाँ ने क्या करा, अपने मनसबदार नियुक्त करे और उन्हें जागीरें दी, लेकिन यह था कि अभी भी ये मुगल सम्राट के ही अधीन था, लेकिन फिर भी ये अपना जो प्रशासन है काफ़ी स्वतंत्रता से चलाया करता था। ना तो वे दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। दिल्ली मतलब दिल्ली जो उस टाइम राजधानी थी, और ना यहाँ से वह कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली भी उसके कामकाज में हस्तक्षेप किया करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। मतलब मुगल बादशाहों की जो शक्ति है अब खत्म होती जा रही थी, ये इस बात का भी स्पष्ट संकेत देता है और स्वतंत्र राज्य की स्थापना होने लगी थी। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पश्चिम में मराठे और पठारी क्षेत्र के जो स्वतंत्र तेलुगु सेना नायक थे, हैदराबाद राज्य उनके साथ युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। मतलब पूर्व दिशा में जो धन संपन्न क्षेत्र था वस्त्रोत्पादक, वहाँ पर आसफ जहाँ क्या चाहता था कि उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। वहाँ क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ कौन सी शक्ति थी, ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण उनकी इस महत्वाकांक्षा पर रोक लग गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवध। बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बुरहान उल मुल्क जो है सआदत खान, इनको कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया, 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। जो विघटन हो रहा था मुगल साम्राज्य का और जो स्वतंत्र राज्य बन रहे थे, उनमें अवध एक महत्वपूर्ण राज्य
था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। अवध कहाँ फैला हुआ था? गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच यह व्यापार का मुख्य मार्ग जो होता था इसी से होकर गुजरता था। बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। मतलब सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी तीनों ही एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता भी बुरहानुल मुल्क बन गया था। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। मतलब अवध क्षेत्र में जो मुगल द्वारा नियुक्त थे उनकी शक्ति को कम करने के लिए उनके जो सैनिक थे, मतलब अधिकारी थे, उनको ये संख्या में कमी करता गया। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त करा। जो खाली स्थान थे उन पर किसको नियुक्त करा? अपने निष्ठावान। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बंगाल। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में क्या हुआ? बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान जो है औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। जो मुर्शीद कुली खान थे वो औपचारिक रूप से बंगाल के कभी भी सूबेदार नहीं बने। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपने नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। मतलब जब जमींदार थे उनसे राजस्व जो है वो नकद वसूला जाता था, तो इसलिए जो जमींदार थे वो क्या करते थे? बहुत से महाजन या फिर साहूकारों से उधार लिया करते थे राजस्व को चुकाने के लिए। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वे अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। मतलब इन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार करा था और उन्हें अपनी सेवा प्रदान की थी। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति भी मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। मतलब ये जो शासक थे इन्होंने क्या करा? 18वीं शताब्दी में जो इनके आसपास के इलाके हैं उन पर नियंत्रण के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू करे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों को कब्जा कर अपना लिया था।
सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित करी। जयपुर में किसने राजधानी स्थापित करी? सवाई राजा जयसिंह ने। और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी, जिस टाइम बुरहानुल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। जब मराठों का अभियान शुरू हुआ तो इनका क्या हुआ, इन्होंने जो अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे वो इनका रुक गया था। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने सवाई राजा जयसिंह ने बनवाए थे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। यहाँ पर इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करा और आज हम इनको जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।